क्या आपने कभी सोचा है कि पुर्तगाल यूरोप के किनारे पर एक छोटा सा देश दुनिया के सबसे महान समुद्री यात्रा करने वाले देशों में से एक कैसे बन गया? आइए पुर्तगाल को मानचित्र पर रखकर शुरुआत करें। यूरोपीय महाद्वीप के सबसे पश्चिमी किनारे पर बसा यह खूबसूरत देश विशाल अटलांटिक महासागर की ओर खुलता है। यह भौगोलिक स्थिति ही है जिसने पुर्तगाल को न केवल मनमोहक तटों और समृद्ध समुद्री संसाधनों से नवाजा, बल्कि उसकी युगांतकारी यात्राओं और खोजों का मार्ग भी प्रशस्त किया। लेकिन इससे पहले कि हम खोज के युग में प्रवेश करें, इस दिलचस्प राष्ट्र की जड़ों को समझना महत्वपूर्ण है। पुर्तगाली इतिहास का सबसे पहला अध्याय हमें लुसिटानियों से परिचित कराता है। ये इबेरियन सेल्ट्स का एक समूह था जो प्रभावशाली रोमनों के खिलाफ अपने उग्र प्रतिरोध के लिए जाना जाता था। रोमनों की बात करें तो पुर्तगाल पर उनका प्रभाव गहरा था। उन्होंने सड़कों, पुलों और लैटिन भाषा की विरासत को पीछे छोड़ते हुए 4 शताब्दियों से अधिक समय तक शासन किया, जो बाद में पुर्तगाली भाषा में विकसित हुई। रोमन काल अपेक्षाकृत शांति और समृद्धि का समय था, लेकिन सभी अच्छी चीजों की तरह यह पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के साथ समाप्त हो गया। फिर उत्तरी अफ्रीका से मूल लोग आए जो अपने साथ इस्लामी संस्कृति, उन्नत कृषि तकनीक और एक स्थापत्य शैली लेकर आए, जिसकी गूंज आज भी पुर्तगाल की भूल भुलैया गलियों में सुनाई देती है। मूरिश कब्जा कई शताब्दियों तक चला, जिसने देश को उन तरीकों से आकार दिया जो आज भी दिखाई देते हैं। हालांकि लुसिटानियों की भावना कभी नष्ट नहीं हुई और पुर्तगाल ने धीरे धीरे मूरों से अपना क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिया। भूमि के इस पुनर्ग्रहण, जिसे रिकोनक्विस्टा के नाम से जाना जाता है, ने उस राष्ट्र की नींव रखी जिसे अब हम पुर्तगाल के नाम से जानते हैं। संक्षेप में, पुर्तगाल की कहानी लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता की है। इसका इतिहास एक समृद्ध टेपेस्ट्री है जो सेल्टिक बहादुरी, रोमन नवाचार और मूरिश परिष्कार के धागों से बुना गया है। प्रत्येक परत गहराई जोड़ती है, जिससे पुर्तगाल आज एक आकर्षक देश बन गया है। अब जब हमने ऐतिहासिक मंच तैयार कर लिया है, तो आइए खोज के युग में गहराई से उतरें। एक ऐसे समय की कल्पना करें जब दुनिया का नक्शा अधूरा था और पुर्तगाल ने अज्ञात की खोज में अग्रणी भूमिका निभाई थी। यह 15वीं से 17वीं शताब्दी तक का काल था जिसे खोज के युग के रूप में जाना जाता था। एक ऐसा समय जब जिज्ञासा और रोमांच की भावना अज्ञात महासागरों जितनी ही विशाल थी। इस युग में सबसे आगे पुर्तगाल था, जो यूरोप के किनारे पर एक छोटा सा देश था जो अज्ञात में उद्यम करने का साहस कर रहा था। यह युग ज्ञान की निरंतर खोज और अन्वेषण के रोमांच से चिह्नित था और पुर्तगाल चालक की सीट पर था। इस स्वर्ण युग के दौरान प्रमुख हस्तियां उभरी, ऐसे व्यक्ति जिनके नाम खोज का पर्याय बन गए। इनमें से एक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर थे। अपने उपनाम के बावजूद हेनरी अपने द्वारा प्रायोजित खोज की यात्राओं पर कभी नहीं गए। इसके बजाय उन्होंने प्रोत्साहन और धन मुहैया कराया जिससे पुर्तगाली खोजकर्ताओं को अफ्रीकी तट के साथ आगे और आगे उद्यम करने की अनुमति मिली। तब वास्को डी गामा था, जो यूरोप से सीधे भारत आने वाला पहला यूरोपीय था। अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के आसपास उनकी सफल यात्रा ने ओटोमन्स के प्रभुत्व वाले भूमिगत मार्ग को दरकिनार करते हुए पूर्व के समृद्ध मसाला बाजारों के लिए एक समुद्री मार्ग खोल दिया। यह एक गेमचेंजर था जिसने पुर्तगाल को आकर्षक मसाला व्यापार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। और आइए उस साहसी खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन को न भूलें, जो दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर निकला था। हालांकि वह यात्रा पूरी करने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन उनकी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि दुनिया वास्तव में गोल है और किसी की कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। इन लोगों और उनके जैसे कई लोगों ने पुर्तगाल को समुद्री अन्वेषण में सबसे आगे बढ़ाया। उन्होंने अज्ञात क्षेत्रों का मानचित्रण किया, नए व्यापार मार्ग स्थापित किए और भूगोल के बारे में दुनिया की समझ को व्यापक बनाया। उन्होंने पुर्तगाल को, जो कभी परिधीय यूरोपीय देश था, एक वैश्विक समुद्री शक्ति केंद्र में बदल दिया। अपने साहस और दृढ़ संकल्प के माध्यम से पुर्तगाल के अन्वेषण के स्वर्ण युग ने विश्व इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे हमारी आधुनिक परस्पर जुड़ी दुनिया का मार्ग प्रशस्त हुआ। एक छोटे से यूरोपीय देश से पुर्तगाल एक वैश्विक समुद्री शक्ति में बदल गया था। पुर्तगाल राजशाही से गणतंत्र में कैसे परिवर्तित हुआ? आइए पुर्तगाली इतिहास के इस महत्वपूर्ण काल पर प्रकाश डालें। 20वीं सदी की शुरुआत में पुर्तगाल एक राज्य था जिस पर राजा मैनुअल द्वितीय का शासन था। हालांकि परिवर्तन की हवाएं चल रही थी। राजशाही को तेजी से संपर्क से बाहर और अप्रभावी माना जा रहा था और एक क्रांति पनप रही थी। अक्टूबर 1910 में क्रांति भड़क उठी। यह उत्साह और उथल-पुथल का समय था क्योंकि गणतंत्रवादियों द्वारा राजशाही ताकतों को उखाड़ फेंका गया था। क्रांति सफल रही और पुर्तगाल को एक गणतंत्र घोषित किया गया। राजा मैनुअल द्वितीय को निर्वासन में भेज दिया गया, जिससे राजशाही का अंत और प्रथम पुर्तगाली गणराज्य की शुरुआत हुई।
लेकिन परिवर्तन सहज नहीं था। नए गणतंत्र को राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक परेशानियां और सामाजिक अशांति जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन बाधाओं के बावजूद रिपब्लिकन सुधार और आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने चर्च और राज्य को अलग करना, सार्वभौमिक मताधिकार और सभी के लिए शिक्षा जैसी प्रगतिशील नीतियां पेश की। हालांकि गणतंत्र के महत्वाकांक्षी सुधारों को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। देश में ध्रुवीकरण हो गया और गणतंत्र को नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस अराजकता के बीच एक नया सत्तावादी शासन उभरा, जिसे एस्टाडो नोवो या न्यू स्टेट के नाम से जाना जाता है। एंटोनियो डी ओलिवेरा सालाजार के नेतृत्व में एस्टाडो नोवो ने पुर्तगाल पर कठोरता से शासन किया। यह दमन और सेंसरशिप का समय था, क्योंकि शासन ने पुर्तगाली जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। हालांकि एस्टाडो नोवो ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उच्च कीमत पर भी स्थिरता और आर्थिक विकास लाया। एस्टाडो नोवो का शासन 4 दशकों से अधिक समय तक चला, लेकिन उसका भी पतन तय था। 1974 में कार्नेशन रिवॉल्यूशन सेना के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण तख्तापलट ने तानाशाही को समाप्त कर दिया और लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया। इस अशांत समय के बावजूद पुर्तगाल एक लचीले राष्ट्र के रूप में उभरा, जो एक नए युग का सामना करने के लिए तैयार है। तब से देश पुर्तगाली लोगों की ताकत और भावना को प्रदर्शित करते हुए एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में बदल गया है। राजशाही से गणतंत्र तक पुर्तगाल की यात्रा परिवर्तन की स्थिति में अनुकूलन और विकसित होने की क्षमता का एक प्रमाण है। 20वीं सदी की उथल-पुथल के मद्देनजर पुर्तगाल ने परिवर्तन की यात्रा शुरू की। इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बनाते हुए इस छोटे लेकिन शक्तिशाली राष्ट्र ने अपने अतीत से परिभाषित होने से इनकार कर दिया। इसके बजाय इसने खुद को फिर से आविष्कार करने का विकल्प चुना, जो इसकी अदम्य भावना का एक प्रमाण है। साल था 1974, एक ऐसा समय जब पूरे देश में बदलाव की सुगबुगाहट फैल गई थी। इस अवधि को कार्नेशन क्रांति के रूप में याद किया जाता है, एक शांतिपूर्ण विद्रोह जिसने तानाशाही का अंत और लोकतंत्र का उदय देखा। यह एक ऐसी क्रांति थी जो इसके प्रतीक कार्नेशंस जितनी ही सुंदर थी। एक ऐसी क्रांति जिसने खून नहीं बहाया, बल्कि आशा, स्वतंत्रता और समानता के बीज बोए। लेकिन यात्रा यही नहीं रुकी। लोकतंत्र में परिवर्तन केवल पहला कदम था। पुर्तगाल वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरने के लिए तैयार था। 1986 में इसने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, इसे यूरोपीय संघ में शामिल किया गया। यह न केवल पुर्तगाल के राजनीतिक परिवर्तन का संकेत था, बल्कि इसकी आर्थिक क्षमता की स्वीकृति भी थी। एक नया अध्याय शुरू हो गया था। यूरोपीय संघ में प्रवेश के साथ ही पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था फलने फूलने लगी। इसने पर्यटन, प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उद्योगों को अपनाया। इसके शहर नवप्रवर्तन और रचनात्मकता के केंद्र बन गए, जबकि इसके ग्रामीण इलाके अपनी समय सम्मानित परंपराओं से आकर्षित होते रहे। राष्ट्र न केवल जीवित रह रहा था, बल्कि समृद्ध भी हो रहा था। लेकिन देश का परिवर्तन केवल आर्थिक विकास के बारे में नहीं था, यह सामाजिक विकास के बारे में भी था। पुर्तगाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल में भारी निवेश करना शुरू किया। राष्ट्र ने समझा कि उसकी सच्ची संपत्ति उसके लोग हैं और वह उनकी भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। अपने अतीत की राख से पुर्तगाल फीनिक्स की तरह उभर आया है। इसकी यात्रा साहस, दृढ़ संकल्प और लचीलेपन का एक उल्लेखनीय मिश्रण रही है। इसने दुनिया को दिखाया है कि यह इस बारे में नहीं है कि आप कहां से आए हैं, बल्कि यह है कि आप कहां जा रहे हैं। आज पुर्तगाल लचीलेपन और पुनर्निर्माण की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इसकी कहानी यह याद दिलाती है कि बदलने, बढ़ने और सपने देखने में कभी देर नहीं होती। पुर्तगाल, एक पुनर्जन्म वाला देश, हम सभी को प्रेरित करता रहता है। तो आज का पुर्तगाल कैसा दिखता है, जिसे इतने समृद्ध और विविध इतिहास ने आकार दिया है? पश्चिमी यूरोप के मध्य में पुर्तगाल अतीत और वर्तमान के मिश्रण के रूप में चमकता है। इसका इतिहास, इसकी अज़ुलेजो टाइल्स पर पैटर्न जितना ही पुराना और विविध है, इसने इसकी आधुनिक पहचान पर एक अमिट छाप छोड़ी है। पुर्तगाल की संस्कृति सदियों के प्रभाव से बुनी गई एक जीवंत टेपेस्ट्री है। फेडो संगीत की भावपूर्ण ध्वनियां लिस्बन की संकरी, पथरीली सड़कों पर गूंजती हैं, जिन पर हजारों कहानियों का भार है। व्यंजन, स्वादों की एक आकर्षक श्रृंखला देश के समुद्री अतीत को दर्शाती है, जिसमें बाकलहो एब्रा और कैल्डो वर्डे जैसे व्यंजन समय के माध्यम से एक गैस्ट्रोनॉमिक यात्रा की पेशकश करते हैं। पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था, जो कभी अपने उपनिवेशों की संपत्ति से उत्साहित थी, अब विविध क्षेत्रों पर निर्भर है। प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन आज इसकी मजबूत अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख चालक हैं। फिर भी अतीत की गूंज कभी दूर नहीं होती। पुर्तगाल के इतिहास में गहरी जड़ें जमा चुके कॉर्क और वाइन उद्योग लगातार फल फूल रहे हैं
और इसके आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। पुर्तगाल में पर्यटन इसकी स्थायी अपील का प्रमाण है। अल्गार्वे के धूप से चूमे समुद्र तटों से लेकर पोर्टो के ऐतिहासिक आकर्षण तक देश के विविध आकर्षण हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। टॉवर ऑफ बेलेम और जेरोनिमोस मठ जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पुर्तगाल की खोज के स्वर्ण युग की गौरवपूर्ण याद दिलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुर्तगाल को एक शांतिपूर्ण प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। इसके पिछले संघर्षों और जीतों ने लचीलेपन और अनुकूलनशीलता की गहरी भावना पैदा की है। लोकतंत्र, पर्यावरणीय स्थिरता और मानवाधिकारों के प्रति पुर्तगाल की प्रतिबद्धता ने इसे वैश्विक मंच पर सम्मान का स्थान दिलाया है। अपनी प्राचीन जड़ों से लेकर जीवंत वर्तमान तक पुर्तगाल की यात्रा अन्वेषण, लचीलेपन और पुनर्निर्माण की एक आकर्षक कहानी है। एक राष्ट्र जो भविष्य की आशा करते हुए अपने अतीत को अपनाता है। पुर्तगाल वास्तव में अतीत और वर्तमान का मिश्रण। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।